हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम होली नाइट डीमन हंटर्स मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत जोंग ऑन नाम के एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट से होती है। यहाँ जोंग ऑन अपनी छोटी बहन युनसू के बारे में बताता है, जिसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। वो एक स्मार्ट होम सिस्टम के प्रभाव में थी और व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक कैमरों के माध्यम से उस पर नजर रखी जा रही थी। आज इस प्रक्रिया का 34वां दिन है और उसकी मां की मृत्यु के बाद उसे एक बीमारी हो गई थी। उसकी मां की मृत्यु कैंसर के कारण हुई थी और मां के निधन के बाद युनसू एक दूर दराज के घर में रहने चली गई थी। अन्य समस्याओं के कारण युनसू काफी तनाव में थी और यही सब उसकी इस हालत का कारण बना। इसके बाद युनसू को एक मशीन के अंदर रखा जाता है जहां उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाना था। लेकिन तभी वहां कुछ होता है और युनसू अचानक गायब हो जाती है। वो फिर से उनके सामने प्रकट होती है और अजीब तरह से हंसने लगती है, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। ये इस फिल्म की भूमिका है। इसके बाद हमें होली नाइट नाम की एक टीम दिखाई देती है, जो मुख्य रूप से राक्षसों का शिकार करने वालों का एक समूह है। हम इस टीम के दो सदस्यों किम और शरण के साथ साथ उनके नेता बाबू को देखते हैं। बाबू के पास वास्तव में अलौकिक शक्ति है। शरण के पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जिससे वो राक्षसों या आत्माओं को महसूस कर सकती है। अंत में किम के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान बहुत गहरा है। इसी बीच डिटेक्टिव चोई एक आदमी को लेकर आता है। उस आदमी की बेटी सुजान लापता हो गई थी और इस घटना को कई दिन बीत चुके थे। उस आदमी ने अपनी बेटी को खोजने के लिए जासूस भेजे थे, लेकिन कुछ अजीब हुआ और उनमें से दो की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक थी। चोई बताता है कि उन्हें उसकी बेटी को ढूंढना होगा। वो बाबू के पास आते हैं और वो मान जाता है। वो आदमी पैसे लेकर आता है और फिर चला जाता है। चोई अपना हिस्सा यानी कमीशन लेता है, क्योंकि वो अक्सर उनके पास क्लाइंट लाता रहता था। इसके बाद टीम अपना काम पूरा करने निकल जाती है। हम एक खबर देखते हैं जहां बताया जा रहा है कि सियोल शहर और अन्य जगहों पर हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। ये हत्याएं वास्तव में एक गिरोह कर रहा है। फिर हम एक सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां एक व्यक्ति इन सब में शामिल था, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा बहुत डरावना था और उसकी आंखें राक्षसी थीं। अब ये खबर पुलिस प्रमुख की नज़र में थी, जिनके साथ चर्च के फादर मार्को भी थे। यहाँ फादर मार्को एक डॉक्टर भी हैं, इसलिए वो आसानी से अलौकिक और वैज्ञानिक विषयों को अलग कर सकते थे। यानी वो ये निर्धारित कर सकते थे कि वहाँ वास्तव में कोई राक्षस है या किसी को मानसिक समस्या है। पुलिस प्रमुख फादर को बताते हैं कि अपने 30 साल के पुलिस करियर में उन्होंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी। फिर फादर उन्हें बताते हैं कि ये सब वास्तव में एक पंथ यानी कल्ट ग्रुप कर रहा है, जो राक्षसों को बुलाता है ताकि वे अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकें। अब फिर से हमारी होली नाइट टीम दिखाई जाती है, जो एक ऐसी जगह आई थी जहां बहुत से लोग थे। हम समझते हैं कि ये लोग वास्तव में अपराधी हैं। एक लड़की बाबू को उस पंथ के बारे में बताती है, जो एक हॉल के अंदर अनुष्ठान कर रहे थे। सुजान यानी उस व्यक्ति की बेटी पर अनुष्ठान चल रहा था। बाबू अंदर जाकर सबको मारना शुरू कर देता है। इस पंथ के सभी सदस्यों के पास काली शक्ति थी। बाबू उन सबको साफ कर देता है। इस बीच किम इन सबका एक वीडियो बना रहा था। शरण सुजान के अंदर से उस भूत को निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसने उसे जकड़ रखा था, लेकिन वो पूरी तरह वश में नहीं थी। शरण उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, लेकिन वो किसी तरह भूत भगाने में सफल होती है। यहाँ किम देखता है कि पंथ के सदस्यों के कानों के पीछे एक प्रतीक था, जो उनकी पहचान थी। यहाँ बाबू अनुष्ठान की सामग्री में आग लगा देता है। इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। अब दृश्य बदलता है, जहां हम देखते हैं कि जोंगोन अस्पताल में है। फादर मार्को भी वहां है। जोंगोन अपनी बहन यूनसू को देखने जाता है और उसके लिए बहुत चिंतित था। वो उसके वीडियो भी देखता है, जहां उसकी बहन बहुत अनियंत्रित व्यवहार कर रही थी। दूसरी ओर बाबू को दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि वो किसी से बात कर रहा था और वास्तव में एक अनाथालय की मदद करना चाहता था। इसी बीच किम और शरण आते हैं, जहां किम बाबू को पंथ के टैटू के बारे में बताता है। वे कहते हैं कि ये समुदाय जो भी हो, वे जल्द ही इसके नेता को ढूंढ लेंगे। इसके बाद वे अपने ऑफिस आते हैं, जहां जोंग ओन पहले से मौजूद था। वो मदद मांगने आया था। यहाँ जोंग ओन को फादर मार्को ने भेजा था। बाबू पूछता है कि क्या चोई ने उसे भेजा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसे फादर मार्को ने भेजा है। फादर मार्को का नाम सुनकर बाबू मदद करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो उसके पक्ष के लोगों की मदद नहीं करता।
लेकिन जोंग ओन उसे पैसे देने लगता है। बाबू कहता है कि अगर वो अस्पताल में पैसे दान करे तो बेहतर होगा, और वो चला जाता है। जोंग ओन फिर शरण को अपनी बहन के वीडियो वाला एक पेनड्राइव देता है। वो उससे एक बार वीडियो देखने और फिर बताने को कहता है कि क्या वो मदद करना चाहती है। जोंग ओन अपनी बहन के पुराने वीडियो देख रहा था, जिससे पता चलता है कि वो अपनी बहन का कितना ख्याल रखता है। वो अपनी पुरानी बहन को वापस चाहता था। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन बिस्तर पर नहीं है। वो उसे खोजने भागता है, लेकिन वो वहां नहीं थी। फिर वो देखता है कि यूनसू उसके पीछे धीरे धीरे चल रही है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। जोंगोन सामने देखता है कि उसकी बहन अभी भी बिस्तर पर है। अब वो फादर मार्को से बात करता है। फादर मार्को बताते हैं कि उन्हें भूत प्रेत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे बाबू के पास भेजा था। जोंगोन उन्हें बताता है कि बाबू ने उसे मना कर दिया है। दूसरी ओर किम बाबू के पास आता है और शरण के बारे में पूछता है। किम कहता है कि उन्हें वीडियो देखना चाहिए, पर बाबू कहता है कि इसे रहने दो। बाबू उन्हें वेतन देता है। किम कहता है कि शहर में लोग मर रहे हैं और उनका काम कठिन हो रहा है, क्या वो उनका वेतन बढ़ाएगा? तभी फादर मार्को वहां 10 साल बाद मिलने आते हैं। मार्को और बाबू बात करते हैं। मार्को बताते हैं कि जोंग ओन की बहन की हालत बहुत खराब है और उसे मदद चाहिए। बाबू कहता है कि वो कभी उनके काम में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फादर मार्को की गलती के कारण उसने अतीत में बहुत दुख झेला है। कई लोग मारे गए थे और कई बच्चे भी शामिल थे। फादर मार्को के कारण ही लुसिफर नाम के शैतान को मुक्ति मिली थी। बाबू उन्हें साफ मना कर देता है। दृश्य बदलता है। किम वही वीडियो देख रहा था। शरण आकर बताती है कि 3 साल पहले बॉस बाबू ने उन्हें शैतान लुसिफर के हाथ से बचाया था। वो कहती है कि शायद वे दूसरों की मदद करने के लिए ही बचे थे और उन्हें यूनसू की मदद करनी चाहिए। किम भी यही चाहता है। वीडियो में यूनसू धीरे धीरे हिंसक होती जा रही थी। ये वीडियो उनके घर के सीसीटीवी का है। यूनसू खुद को चोट पहुंचाने लगती है। बाबू कुछ देर सोचता है और यूनसू की मदद करने का फैसला करता है। वो वीडियो देखता है। एक वीडियो में 2 मजदूर यूनसू के घर आते हैं, जबकि जोंग ओन बाहर था। वे काफी देर बाद बाहर निकलते हैं। उन दोनों मजदूरों के कान के पीछे वही निशान था। इसका मतलब है कि ये सब उसी पंथ का काम था। जोंग ओन को कभी इसके बारे में पता नहीं चला। अब उन्हें लगता है कि ये सब आर्च बिशप लुसिफर से संबंधित है और वही इस शैतानी पंथ के पीछे है। मार्को जोंग ओन को अतीत का पूरा विवरण देते हैं कि बाबू उनसे नफरत क्यों करता है। वो बताते हैं कि बाबू उनके साथ एक अनाथालय में पला बढ़ा था। उन दिनों जोसेफ नाम का एक बच्चा था। चुने हुए बच्चों में जोसेफ और बाबू ही थे। बचपन से ही बाबू के पास अपार शक्ति थी। जोसेफ के पास लोगों के अंदर से भूत भगाने और उनकी रक्षा करने की शक्ति थी। जोसेफ बाबू के बहुत करीब था। वे भाई जैसे थे। जोसेफ बाबू से 3 साल बड़ा था और बाबू हमेशा उसकी रक्षा करता था। जोसेफ एक ओझा पुजारी बनना चाहता था। बाद में बाबू अनाथालय छोड़ देता है और पैसे कमाकर वहां दान करने लगता है। 15 साल पहले जोसेफ ने एक राक्षस को बुलाया था, जिसके कारण सिस्टर एंजेला और अन्य बच्चे मारे गए थे। सबको लगा कि वो मर गया, लेकिन वो जीवित है। उस घटना के बाद बाबू अपराध बोध में था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया। अब जोसेफ, जिसे वो भाई मानता था, अंधकार के रास्ते पर चल पड़ा था और उसने अपने ही लोगों के साथ ये किया था। मार्को ने जोसेफ को रोकने के लिए कुछ नहीं किया था, इसलिए बाबू उनसे नफरत करता था। रात में बाबू जोंग ओन को फोन करता है और कहता है कि वे मिलना चाहते हैं। बाबू, किम और शरण जोंग ओन से मिलते हैं और उसे उन लोगों के बारे में बताते हैं जो उसके घर और अस्पताल आए थे। उन्हीं की वजह से युनसू की ये हालत थी। ये लोग वास्तव में शैतान के उपासक थे। उनमें से कुछ पूरी तरह इंसान भी नहीं थे। जोंग ओन उनसे अपनी बहन को बचाने की विनती करता है। वे युनसू को देखने जाते हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। शरण उससे उसके अंदर के राक्षस के बारे में पूछती है, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं बोलती। अचानक वो हंसने लगती है और बिस्तर पर खड़ी हो जाती है। शरण मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जिससे युनसू को दर्द होता है। युनसू गिर जाती है। बाबू उसे बिस्तर पर लेटाता है, लेकिन वो अपना आपा खो देती है और अपनी शक्ति से उन्हें दूर धकेलकर गायब हो जाती है। वे सीसीटीवी देखते हैं। युनसू हर मॉनिटर पर दिख रही है। शरण अपनी शक्ति से उसकी लोकेशन ढूंढती है। अस्पताल से भागते समय युनसू अन्य मानसिक रोगियों को मुक्त कर देती है। बाबू उन्हें एक तरफ हटाता है।
जोंगओन युनसू के पीछे भागता है। अंधेरे में कोई युनसू को खींच ले जाता है। फिर वो सड़क के बीच में बेहोश मिलती है। तभी सामने से एक ट्रक उन्हें कुचलने आता है, पर होली नाइट टीम उन्हें बचा लेती है। वे युनसू को एक सुनसान इलाके के घर में ले जाते हैं। वे उसे कुर्सी से बांध देते हैं और उसके चारों ओर नमक का घेरा बना देते हैं। किम रिकॉर्डिंग शुरू करता है और शरण अपना काम। राक्षस बहुत कष्ट में था, लेकिन वो शक्तिशाली भी था। तभी कमरा अंधेरा होने लगता है, जो काली शक्तियों के आने का संकेत था। वही उपासक घर में घुस आए थे। बाबू बाहर जाकर एक एक करके उन्हें खत्म करता है। जब बाबू कमरे में लौटता है तो पता चलता है कि जोंग ओन के वश में कोई आत्मा आ गई है। वे उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं। नमक के घेरे के बावजूद ऐसा कैसे हुआ? शरण ध्यान लगाती है और दीवार के पीछे कुछ ढूंढती है। दीवार का स्टिकर हटाने पर पीछे कई राक्षसी चिन्ह मिलते हैं, जो राक्षस को शक्ति दे रहे थे। शरण उन्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। तभी युनसू चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि वो ठीक महसूस कर रही है। जोंग ओन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर वे उसे रोकते हैं, क्योंकि राक्षस अभी भी उसके अंदर था और उसे केवल मोहरा बना रहा था। वो राक्षस जोंग ओन को अपना नया शरीर होस्ट बनाना चाहता था, क्योंकि वो अधिक शक्तिशाली था। बाद में राक्षस बाबू को उसके अतीत के जरिए गुमराह करने की कोशिश करता है। गुस्से में बाबू राक्षस पर हमला करता है, लेकिन वो वास्तव में शरण थी, जिसका वो गला घोंट रहा था। शरण फिर से अनुष्ठान शुरू करती है। राक्षस उसे एक अलग दुनिया, आत्माओं की दुनिया में ले जाता है। शरण राक्षस का नाम पूछती है, पर वो नहीं बताता। वास्तविक दुनिया में लौटने पर शरण उसे नाम बताने के लिए मजबूर करती है। फिर युनसू के वेश में राक्षस जोंग ओन से मदद मांगता है। जोंग ओन भावनाओं में बहकर घेरा पार कर देता है, जिससे नमक का घेरा टूट जाता है। राक्षस अपनी पूरी शक्ति में आ जाता है। वो गायब होकर सबको मारने के लिए तैयार था। जोंग ओन सीसीटीवी के जरिए उसे ढूंढता है, पर मॉनिटर बंद हो जाते हैं। एक बुक शेल्फ जोंग ओन पर गिरने वाली होती है। बाबू उसे बचाता है। तभी किम की आवाज आती है। राक्षस ने उसे पकड़ रखा था। जैसे ही सब वहां पहुंचते हैं, वो उसे छोड़ देता है। जोंग ओन को याद आता है कि पंथ के सदस्यों ने उससे वॉर रूम यानी युद्ध कक्ष के बारे में पूछा था। बाबू वहां जाता है जहां कई उपासक अनुष्ठान कर रहे थे। इस बीच शरण को राक्षस का नाम पता चल जाता है, एस्मोडियस। जब वो राक्षस को ढूंढ रही होती है तो वो युनसू के शरीर में प्रकट होता है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें बेहोश कर देता है। बाबू उपासकों से लड़ रहा होता है। तभी राक्षस उसे वश में करने की कोशिश करता है। वो अपने अंदर आने देता है, पर फिर अपनी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। वो एक नई शक्ति प्राप्त कर लेता है। एक उपासक उन्हें मारने आता है, पर बाबू उसे खत्म कर देता है। यूनसू सबके सामने आती है। पहले लगता है वो ठीक है, पर फिर एक दरवाज़ा खुलता है जहां राक्षस उसे ले जा रहा था। बाबू अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मुक्का मारता है और राक्षस के उस दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे एस्मोडियस नर्क में ही फंस जाता है। इसका मतलब है कि वो यूनसू के जरिए हमारी दुनिया में नहीं आ सका। इसके बाद यूनसू पूरी तरह ठीक हो जाती है। ये पूरी योजना एस्मोडियस और शैतान की थी, ताकि वे इंसानों पर राज कर सकें। अंत में हम देखते हैं कि बाबू ने वास्तव में एक और दरवाज़ा खोल दिया है और उसकी टीम अपना काम जारी रखे हुए है। वे एक ऐसी जगह जाते हैं जहां और भी दानव उपासक हैं। नर्क में केवल एस्मोडियस ही नहीं, बल्कि कई अन्य दानव राजकुमार हैं जिन्हें धरती पर लाया जा सकता है। बाबू और उसकी टीम उन पर हमला करती है और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।